नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका शुक्रवार को अलवर पहुंचे। यहां मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने नगर विकास न्यास का निरीक्षण किया। बैठक के बाद सचिव ने शहर में विभाग द्वारा संचालित हॉस्टलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता सहित शौचालयों की साफ सफाई, रहन सहन का जायजा भी लिया। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव काला कुआ स्थित दिव्यांग एवं विबंधित गृह पहुंचे, जहां भी उन्होंने संस्था में बच्चों की पढ़ाई और रहन सहन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल और संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। वहीं सभी को व्यवस्थाएं ठीक रखने के लिए निर्देशित भी किया गया। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर मौजूद रहे। आज विभाग के जो छात्रावास बना हुआ है अलवर में, उसका निरीक्षण किया था। उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। यहाँ के जो अधीक्षक है, वार्डन है, उनसे इनके बारे में पूछताछ की। जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका अवलोकन किया, उसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की। इसके पश्चात एक विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा जो एक अनुदानित संस्था है जो दिव्यांग बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ में चर्चा की। जिला कलेक्टर से भी अलग से बैठक की, उनसे भी चर्चा की। मुख्य रूप से आज के दौरे पे किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस एटक ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एटक जिला महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि किसानों को लेकर जो केंद्र सरकार द्वारा करवाया है वह बहुत ही खराब है। हरियाणा में किसानों पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, उनके ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं पुलिस द्वारा किसानों पर लाठी चार्ज भी किया गया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में एक नौजवान किसान शहीद हुआ है। केंद्र सरकार को किसानों की वाजिब मांगे पूरी करनी चाहिए। 2016 में जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो उस समय मोदी सरकार ने वादा किया था कि वह स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी करेंगे और किसानों की जो भी वाजिब मांगे हैं MSP उसे पूरा करेंगे। लेकिन अब मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रही है, इसे उनके द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का हमारा जो काला दिवस का प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया लेवल पर है। सारी ट्रेड यूनियनों के द्वारा ये किया जा रहा है और किसान आंदोलन जो सिम्बू बॉर्डर पर और खरौनी बॉर्डर पर जो चल रहा है उसके मामले में है, जहां सरकार हरियाणा सरकार द्वारा जो किसानों पर जिस प्रकार की प्लास्टिक की गोलियां हैं, ऊपर से आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, उनका काफ़ी ट्रैक्टरों में काफ़ी नुकसान किया गया है। एक नौजवान किसान की जो मृत्यु हुई है हाल ही में, उसके संदर्भ में यहाँ किया गया है। सरकार इस तरह से किसानों के ऊपर, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उन पर इस प्रकार की अगर दमनात्मक अगर नीति करेगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, आम किसान जनता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस तानाशाही रवैये को मोदी सरकार को छोड़ना पड़ेगा और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, जो कि मोदी सरकार ने 2016 में ही इस बात की घोषणा की थी कि वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों को उनके वाजिब मूल्य दिलाएंगे, MSP लागू करेंगे, परंतु ये सरकार अपनी बातों से पीछे हट रही है और MSP लागू नहीं करने के इरादे से वो काम कर रही है और लगातार किसानों पर इस प्रकार के दमनात्मक जो कार्रवाई की जा रही है उसकी कठोर निंदा करते हैं। और आज क्या हम ये ट्रेड यूनियनों की तरफ से काला दिवस मनाया जा रहा है और ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार करना शीघ्र बंद करे और उनसे वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करे। हाजीपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शारीरिक शिक्षक अरविंद कुमार चौधरी को वहां से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का छात्राओं के प्रति गलत नजरिया है, जिसे लेकर उन्होंने पहले भी शिकायत की थी। इसके बाद उनका इस विद्यालय से स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से उन्हें इसी विद्यालय में लगा दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर फिर से शारीरिक शिक्षक इस विद्यालय में आएगा तो सभी ग्रामीण अपनी बेटियों की इस स्कूल से पढ़ाई छुड़ा लेंगे और स्कूल गेट पर तालाबंदी की जाएगी। बानसूर कस्बे में बीती रात्रि को कस्बे के हरसोरा चौक पर एक पक्ष ने दुकान का सामान निकालकर दुकान पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि उनका 34 साल पुराना कब्जा है। उनके पिताजी के नाम से इस जगह का एग्रीमेंट है और वे इनमें 34 साल से दुकानें बनाकर अपने काम कर रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा मौका की रिपोर्ट होनी थी, लेकिन बीती रात्रि कुछ लोगों ने आकर उनकी दुकान का सामान निकालकर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने पर सूचना दी। इसके बाद थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहां नए कब्जेदार का सामान निकालकर वापस दुकान खाली करवाई गई। इसके बाद दोनों कब्जेदारों को जब तक हाई कोर्ट के फैसला नहीं आता तब तक दुकानों पर ताले लगे रहने की बात कही। 34 सालों से कब्जेदार दुकानदार ने कहा कि उनकी दुकान का सामान निकाल लिया और साइन बोर्ड हटा दिए गए। कब्जा करने वाले लोग उसके CCTV कैमरे ले गए।
हमने ये प्लाट 23/5/1990 को ख़रीदा था और 34 साल से कब्जा है। हमने दो दुकानें, एक खोखा, नीचे बेसमेंट, ऊपर चौबारा, पीछे की 4 दीवारी 34 साल से करा रखी है। और और हमारा हाई कोर्ट से कमिश्नर नियुक्त करने का आज के आदेश थे और MGM कोर्ट यानी मुंशी मजिस्ट्रेट ने स्टे जारी कर रखा है और 420 का ACGM कोर्ट में और 457 ACGM कोर्ट में चालान पेश कर रखा है इनका। और ये इन्होंने आकर रात को डकैती टाइप में आकर 2 बजे रात को हमारा पूरा सामान जिसमें 10,000 रुपये थे और मेरे जो डॉक्टरी के डॉक्यूमेंट्स वैध डिग्री के थे, मेरी सभी दवाइयाँ और कपड़े लत्ते सब कुछ ले गए रात्रि को। तो आपने पुलिस में क्या मामला दर्ज कराया? पुलिस में FIR, ये बीच में फ़ोन आ गया इसलिए एप्लीकेशन दी थी, इसलिए वो उन्होंने अभी दर्ज नहीं की, दर्ज कर दे। रामगढ़ क्षेत्र के निवाली काला कोठी रोड पर निजी विद्यालय संस्कार वैली की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में लगभग 15 बच्चे बैठे थे। बस पलटने के बाद बच्चों में कोहराम मच गया, जिन्हें ग्रामीणों और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बस के शीशे तोड़कर खिड़कियों से बाहर निकाला। इस हादसे में 4 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से रामगढ़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं राधिका और कल्पना की स्थिति गंभीर होने पर इन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इंग्लिश मीडियम के नाम पर निजी विद्यालय संचालक बच्चों की फीस के नाम पर मोटे पैसे वसूलते हैं, वहीं साधनों के नाम पर भी कसर नहीं छोड़ते हैं और 20-20 साल पुरानी खंडर बसों को लोभ के कारण स्कूलों में लगा लेते हैं, जिससे ये संचालक छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे ही रामगढ़ में सभी निजी विद्यालयों में NCR क्षेत्र में 15 वर्ष होने पर रोड पर बंद खंडर बसों को स्कूलों में लगा रखा है, जो छोटे बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रही है। थाना अधिकारी सवाई सिंह का कहना है कि संस्कार वैली की स्कूल की बस पलट गई, जिसमें 4 बच्चे घायल हो गए। वहीं परिजनों द्वारा जो भी रिपोर्ट दी गई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे पोते दक्ष यादव संस्कार वैली स्कूल में पढ़ने के लिए इसी बस में जाते हैं। हमने बस ड्राइवर से तथा बस संचालक से, संचालन करने वालों से कई बार शिकायत की है और इस शिकायत पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हम आगे से SDM साहब के दरखास्त दे करके ऐसी पुरानी बसें जिस भी स्कूल में चल रही है उनको बंद करवाने का आग्रह करते हैं। तो ये बस प्राइवेट थी? किसी प्राइवेट बस है ये, स्कूल की संचालन जो स्कूल की बसें हैं उस बस नहीं है स्कूल की। तो किराए पे ले रखी थी? किराए पे ले रखी है और इसका ड्राइवर भी पूर्णतः मतलब गाड़ी को सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चलाता है। तो सुबह की घटना है? सुबह 8:30 बजे। ये बस संस्कार स्कूल की बस थी, जो करीब 15 बच्चे थे। 4 बच्चे यहाँ रामगढ़ हॉस्पिटल आए थे, 2 को तो बाद उपचार छूट दे दी, 2 की हल्की चोटें आई तो उनको अलवर रेफर कर दिया। सर, कहाँ की घटना है और कितने बजे की है? ये जो गांव है या यादव नगर के पास घुमाव है, उस जगह पर सुबह 8:35 के लगभग की सूचना थी। तो सर अब कैसी स्थिति है? ना कोई नॉर्मल सामान्य स्थिति है। कोई रिपोर्ट वगैरह अभी तक आई? रिपोर्ट अभी परिजन आ रहे हैं, जैसी रिपोर्ट प्राप्त हुई कार्रवाई की जाएगी। खैरतल की आनंद नगर कॉलोनी झूलेलाल मंदिर के पास पानी की समस्या को दूर करने के लिए नगर परिषद ने बोरिंग करने का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। इसी के तहत शुक्रवार को एक 3 फेस बोरिंग का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। इस क्षेत्र में काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। इस बोरिंग के लग जाने से आनंद नगर कॉलोनी 40 फुटा रोड, शमशान घाट रोड सहित अनेक इलाकों में पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस 3 फेस बोरिंग का उद्घाटन खैरतल नगर परिषद सभापति हरीश रोगा ने किया। इस दौरान टिल्लू भाई, धर्मेंद्र यादव, सुमित रोगा, संजय जाटव, हरिंदर यादव, किशोर महाराज, अनिल जाटव, मोतीलाल वर्मा, सीताराम सहित अन्य गणमान्य लोग और वार्डवासी मौजूद रहे। करौली जिले के हिंडौन में भारत विकास परिषद द्वारा रक्तदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को हिंडौन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का विद्यार्थियों को संदेश दिया। यह रैली सुरोड पैलेस से रवाना होकर चौपड़ सर्किल होते हुए सुरोड पैलेस पहुंचकर संपन्न हुई। 25 फरवरी को भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की गई। रैली के दौरान अशोक गर्ग, वर्धमान जैन, देवेंद्र जांगिड़, मोहित मित्तल, ओम प्रकाश गुप्ता, हेमंत खत्री, पवन एरन, वीरेंद्र जैन, संजीव गुप्ता, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, कमलेश वशिष्ठ, नीलम खत्री, पूजा सिंगल, पूनम जैन, मोना मित्तल, मोना एरन, श्वेता जैन, सुषमा गर्ग, वंदना शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, हिंडौन में समय समय पर रक्तदान शिविर होते रहते हैं। भारत विकास परिषद यहाँ पर 25 फरवरी को एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रही है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में आके रक्तदान करें। रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता। मैं खुद भी रक्तदान करता हूँ। मैं अब तक 11 बार रक्तदान कर चुका हूँ और इस शिविर में भी अगर और कोई विशेष ड्यूटी नहीं रही तो मैं रक्तदान जरूर करूँगा। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, किसी की ज़िंदगी बचाने में सहायक बने, रक्तदान कीजिए। इससे बल्कि फ़ायदा भी होता है। व्यक्ति का रक्त जो है वो समय समय पर थोड़ा सा परिवर्तित होता रहता है, तो उससे वो खुद के स्वास्थ्य के लिए। रैणी तहसील में जांगीर ब्राह्मण सामूहिक विवाह एवं विकास समिति और मंदिर निर्माण समिति के संयुक्त तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा हट्टी गोपाल मंदिर से बैंड बाजे के साथ रवाना हुई। शोभा यात्रा के दौरान विश्वकर्मा भगवान, गणेश, शिव पार्वती, राम दरबार सहित अनेक झांकियां शामिल रही। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह ठंडे मीठे शरबत पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान अनेक महिलाएं गीत गाते हुए नाचते हुए शोभा यात्रा में चल रही थी। शोभा यात्रा से पूर्व रामायण पाठ का आयोजन किया गया। उसके समापन पर मंदिर पुजारी रमेश चंद्र शर्मा ने पूजा अर्चना और हवन यज्ञ किया। शोभा यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सालोली सरपंच राम सिंह मीणा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जांगीर समाज अध्यक्ष विश्राम जांगीर द्वारा की गई। शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद सभी अतिथियों का साफा पहनाकर और विश्वकर्मा भगवान का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद लोगों को पंगत में बैठाकर भोजन प्रसादी करवाई गई। कार्यक्रम के अंत में कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र जांगीर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कमलेश जांगीर, राम बाबू जांगीर, राम अवतार जांगीर, सतीश चंद्र, ब्रजमोहन, सतीश प्यारेलाल, दिनेश चंद्र, नागराज शर्मा सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। दौसा जिले की चांदेरा पंचायत में एक स्टेप फॉर एजुकेशन के तहत गुड़ा कटला के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगसोली में विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री वितरित की गई। यह अध्ययन सामग्री वितरण सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम के सदस्य द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ, स्थानीय सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सहित अनेक ग्रामवासी और सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम के सदस्य मौजूद रहे। मिट्टन खोड़ा, चंदूपुरा और नरसी रेलवे जगसोली ने बताया कि अध्ययन सामग्री पाकर बच्चे बहुत खुश और प्रसन्न हुए। टीम के सदस्यों ने कहा कि भविष्य में उनके द्वारा इस तरह के सेवा कार्य कराए जाते रहेंगे। उनके द्वारा इससे पहले भी हजारों विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाध्यापिका प्रिया, राजेश मीणा, मनसुख गुजर, टुंडाराम मीणा, तेजाराम मीणा, दुलाराम रेहड़िया, जयसिंह मीणा, नाथूराम बलिहारी सहित ग्रामवासियों ने टीम के सभी सदस्यों का आभार जताया और उन्हें शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 24 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर अलवर आ रहे हैं। वे अलवर जिले के बड़ौदा में सुबह 11:30 बजे आभार सभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जलदाय विभाग मंत्री सुरेश रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलवर में कई कार्यक्रम होंगे। वे मुख्य रूप से ERCP को लेकर अलवर आ रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों के मध्य की बात थी। 3 नदियों का संगम बनाकर इस योजना को तैयार किया गया। काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी का एकीकरण कर इस योजना को लागू किया जा रहा है। इन नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। अब इनके पानी का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसकी DPR तेज गति से तैयार हो रही है और 1 माह में DPR तैयार हो जाएगी। 13 जिलों की इस योजना में 8 लोकसभा क्षेत्र और 84 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। अलवर में ड्रिंकिंग वाटर का स्टोरेज बनाया जाएगा, जिसके स्थान का चयन शीघ्र किया जाएगा। इस योजना से 13 जिलों को 2,80,000 किसानों का फायदा होगा, जिससे फसल संचित होगी और पीने का पानी मिलेगा। DPR और MOU वर्ष 2053 की जनसंख्या के आधार पर गणना करके किया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि DPR तैयार होने के बाद ERCP की योजना का प्रधानमंत्री को बुलाकर शिलान्यास कराया जाएगा। यह काम राज्य सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व गहलोत सरकार ने इस काम को अटका रखा था, वरना यह काम पहले ही पूरा हो जाता। उन्होंने कहा कि नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, इसको बचाने के उद्देश्य और किसानों को इसका फायदा मिले, इसलिए इस योजना को लाया गया है। कई साल से यह मामला अटका हुआ था, लेकिन इसका समाधान अब हुआ है। उन्होंने बताया कि ERCP पर लोकसभा चुनाव से पहले ही काम शुरू हो जाएगा। के अंदर बड़ौदा मऊ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी एक आभार सभा को संबोधित करने पधार रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से आभार सभा के बाद वो विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, जहाँ उनका स्वागत होगा, कुछ जगह सभाएं भी होगी और वो जिस विषय को लेके या अलवर आ रहे हैं आभार सभा को संबोधित करेंगे। तो ERCP जैसा कि आप सभी को ध्यान में है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना थी और वर्षों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल, पार्वती और काली सिंध तीनों नदियों के एकीकरण और उस एकीकरण के बाद राजस्थान को मिलने वाले हिस्से को लेकर विवाद था। लगभग 20 सालों से भी अधिक समय इस विवाद में बीत गया, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी को, जिनके अथक प्रयास से और जो मसला 20 सालों से अटका हुआ था, उनके मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर इस महत्वपूर्ण विषय पे जो चल रहा था उस पे डीपीआर के समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। डीपीआर तेज गति से बन रही है, लगभग महीने भर के अंदर वो डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। और अलवर जिले के अंदर भी हम यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक बड़ा स्टोरेज बना रहे हैं। अभी डीपीआर बन रही है तो उसके बारे में अभी विस्तार से बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है। काम पूर्ण होने के बाद डीपीआर भी आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे। और इस तरह से अलवर जिले के साथ ही 13 जिले, लगभग 7 लोकसभा और 84 विधानसभाओं के अंदर इस महत्वपूर्ण योजना का पानी जाएगा। और जहां जहां इस विधानसभाओं के अंदर लाभान्वित है, सब लोगों के अंदर भारी उत्साह है। और लगभग 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर जो भूमि हमारे किसानों की भूमि है वो उससे संचित भी होगी, और 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। और हम इस डीपीआर को और जो हमारा उस एमओयू के अंदर जो समझौता है उसके अनुसार हम 2053 की जनसंख्या को कैलकुलेट करके इस डीपीआर को हम बना रहे हैं, ताकि आने वाले लगभग 30 सालों से भी अधिक समय में हमें जितने पानी की आवश्यकता होगी उस पानी की आवश्यकता के अनुसार हम जो रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न बांध है, बड़े तालाब है और कई जगह स्टोरेज भी बना रहे हैं, जिससे कि पानी का स्टोरेज वहां पे हो सके। और क्योंकि ये सारी योजना जब बरसात होती है तो बरसात के अंदर चंबल और कालीसिंध और पार्वती का पानी व्यर्थ बहके समुद्र में चला जाता है, तो उसको चैनलाइज करके जहां जहां पानी की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनी। इसी विषय को लेकर आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ अलवर पधारेंगे। अलवर सेंट्रल जेल के करीब 125 कर्मचारियों और अधिकारियों में से 45 से ज़्यादा का ट्रांसफर कर दिया गया है। यह पहला मौका है जब जेल में एक साथ इतने ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, एओ, प्रहरी, मुख्य प्रहरी सहित अन्य स्टाफ शामिल है। अब अलवर सेंट्रल जेल का जिम्मा शिवेंद्र शर्मा को दिया गया है। शर्मा जयपुर से अलवर आएंगे। वहीं अलवर के सुप्रिटेंडेंट प्रदीप लाखावत को अलवर से जोधपुर भेजा गया है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अलवर सेंट्रल जेल मुक्ति यदुवंशी का अलवर से दौसा तबादला किया गया है। वहीं जेलर सुमेर सिंह को जयपुर, मुकेश कुमार मीणा को अलवर से भरतपुर, राजेश मीणा को दौसा लगाया गया है। इस तरह अलवर जेल के मुख्य 5 अधिकारियों के तबादले कर दिए, उनकी जगह 2 ही अधिकारी लगाए गए हैं। ट्रांसफर लिस्ट में उप कारापाल रामस्वरूप शर्मा को बहरोड से जोधपुर, सुषमा सेन को अलवर से अजमेर, राजेश कुमार मीणा को अलवर से टोंक, बलजीत गोदरा को बहरोड से हनुमानगढ़, कनिष्ठ सहायक ललित यादव को अलवर से शालावास, एएओ नवल कुमार और सुशील कुमार को अलवर से जयपुर लगाया गया है। अलवर के स्टेशन रोड, एरोड्रम रोड, अग्रसेन पुलिया के नीचे सहित शहर भर के अनेक बाजारों में मांस मछलियों की बिक्री खुले में होती है। नियमों के विपरीत खुले में मांस मछलियों की बिक्री होने से बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। जबकि खुले में मांस मछली बेचना निषेध है, लेकिन विक्रेता नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से दुकान खोले हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग दुर्गंध से परेशान रहते हैं। गंदगी के चलते आसपास के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। हालात ये है कि यहाँ रहने वाले कई लोग घर बेच या छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। स्थानीय बच्चों के मन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्व त्योहार के दिन भी इस पर रोक नहीं लगाई जाती है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए गुरुवार देर शाम नगर निगम और पुलिस प्रशासन के भारी लवाजमे ने खुले में मांस मछली बेचने वालों को नियमों के अनुसार बिक्री करने और नियमों की पालना करते हुए व्यापार करने की हिदायत दी। निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि खुले में मांस बेचना प्रतिबंधित है और नगर आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि अलवर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे जगह जगह पर खुले में मांस मछली की बिक्री का कार्य नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। ये जनहित में अति आवश्यक है, क्योंकि सड़क किनारे फुटपाथ पर जगह जगह लगी मीट शॉप में मांस उत्पाद की अमानवीय रूप से बिक्री से जनमानस पर भी कुप्रभाव पड़ता है, जो सामाजिक विकृति का उदाहरण है। मांस मछली की बिक्री स्थल को कपड़े लटकाकर या चीक लगाकर आम लोगों की नज़र से ओझल रखना है, ताकि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ सके। किसी भी पशु का वध सार्वजनिक जगह या खुले स्थानों पर नहीं करना है। इसके अलावा अवशेषों को इधर उधर न फेंके। वहीं जो भी दुकानदार नियमों के विरुद्ध मांस मछली बेचते हुए पाए जाएंगे, उन पर नियमानुसार विधि संगत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें एसपी साहब भी और हमारे एडिशनल एसपी साहब और एडीएम सिटी साहब भी मौजूद थे और नगर निगम की ओर से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।
इस दौरान जो है मीटिंग के उपरांत ये तय किया गया कि जो सर्वे कराया गया है 34 ऐसी शहर में दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं, जिनके द्वारा लाइसेंस नहीं लिए गए हैं। इनमें से जो रोड साइड चलाई जा रही हैं, जिनके पास खुद की पुख्ता दुकान नहीं है, उनको हमने डायरेक्शन दिए हैं कि उसको हटा लें, और उनको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता क्योंकि ऑनर वो स्वयं नहीं है, रोड पर जो है ठेले पर यानी किसी पे चला रहे हैं। और जिन लोगों ने आवेदन किया, जिनकी स्वयं की दुकान है और नियम के अंतर्गत आती है, तो उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उनको 1 महीने का समय दिया है, लेकिन इसके दौरान हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दिए कि वो सारे के सारे नियम जो होते हैं उनकी पालना सुनिश्चित करें, जिसमें सारे लोग ये ध्यान रखें कि पर्दे के अंदर बेचें, किसी प्रकार का जो है मांस का प्रदर्शन ना करें, मच्छी का प्रदर्शन ना करें, और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वहाँ ना फेंकें। अगर ऐसी काम करता हुआ कोई पाया जाएगा, कोई भी दुकानदार हो, उसके विरुद्ध हम लोग जब्ती की कार्रवाई करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। पर जब पर्यटक आते हैं तो स्टेशन से लगते पूरा मच्छी और मीट मार्केट है, बड़ा अच्छा एक संदेश सा जाता है। क्या कहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये आप जो कह रहे हो, तो हमने एक ड्राइव चलाई है, वहाँ जो अवैध अतिक्रमण हो रखा है उसके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई करना शुरू किया है। आज कार्रवाई भी की है, तो वहाँ उसको सुंदर बनाएंगे और उस जगह से अतिक्रमण भी हटवाएंगे, और मांस मच्छी विशेषकर उसको किसी भी हालत में खुले में नहीं बिकने दिया जाएगा। अगर कोई खुले में बिक्री करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। सर, अतिक्रमण को लेकर के पूर्व में जो कार्रवाई की गई थी, वहाँ मॉनिटरिंग पूरी नहीं हो पाने के चलते लगातार, जैसे हॉस्पिटल के बाहर भी लगातार देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसमें जनता की सहभागिता भी चाहिए, और वेंडिंग जोन जो बना रखे हैं, हमारा निवेदन है छोटे व्यापारियों से वेंडिंग जोन में वो लोग लगाएं। लेकिन आज जो विशेष अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है वो अतिक्रमण को ना होकर मीट मच्छी के विरुद्ध जो है ये हमारी कार्रवाई है। और मेरा जो व्यापारी हैं उनसे निवेदन है कि भाई इस तरीके की कार्रवाई नहीं करें, खुले में बेचे नहीं, अन्यथा फिर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बानसूर थाना अधिकारी अजय सिंह ने एक दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद से वे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कोटपुतली बानसूर सड़क मार्ग पर वाहनों की चेकिंग की और बगैर नंबर के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। वहीं दूसरी ओर जिन वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाई गई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी अजय सिंह ने अपनी जाति लिखे हुए मिले वाहनों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एक दिन पूर्व ही कस्बे के बाजार में संदिग्ध अवस्था में हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो भी संदिग्ध वाहन है या जो प्रावधानों के खिलाफ या विपरीत जो तोड़ करके कानून तोड़ करके चल रहे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर, आज क्या कार्रवाई की गई है? आज यही चेकिंग कर रहे हैं, नाकाबंदी करके चेकिंग कर रहे हैं। बानसूर कस्बे में उप जिला अस्पताल रोड पर जाम में मरीज लेने जा रही एम्बुलेंस फंसी रही। कुछ दिन पहले जाम के कारण अस्पताल पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन हादसे के बाद भी नहीं चेता है। बानसूर सहित प्रदेश में सत्ता बदल गई, लेकिन बानसूर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बानसूर कस्बे में उप जिला अस्पताल के पास रोज जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में जाम में मरीज लेने जा रही एम्बुलेंस अटक गई, लेकिन बानसूर प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ रहा। हाल ही कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की जाम के कारण अस्पताल में सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण मौत हो गई थी, जिसकी मीडिया में खबर चलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने कुछ हद तक अतिक्रमण हटाए, लेकिन ऊपर बैठे अफसरशाही की वजह से अतिक्रमण की कार्रवाई को बीच में रोक दिया गया। कार्रवाई करने पर नगर पालिका ईओ को एपीओ होना पड़ा था। जहां अतिक्रमण है वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, जिसके कारण रोज घंटों तक जाम लगा रहता है। ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि फिर किसी न किसी जान पर यह जाम भारी पड़ेगा। बहरोड में तसिंग रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवक को रोककर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसे लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक का उपचार किया जा रहा है। कस्बे के जैतपुर मोहल्ला निवासी रविंद्र मेहरा पुत्र कालूराम ने बताया कि वह कचहरी के पास स्थित लंबरदार परिसर स्थित चंचल गवर्नमेंट्स की दुकान में नौकरी करता है। वह शुक्रवार को संतोषी माता मंदिर के पास बने अपने मकान से दुकान पर नौकरी करने जा रहा था। वह घर से करीब 100 मीटर दूर ही चला था कि यहाँ पहले से एक हाथ लगाकर बैठे 8-10 बदमाशों ने उस पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद लहूलुहान और बेहोशी के हालत में बदमाश रविंद्र मेहरा को छोड़कर बाइक लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे और भाजपा नेता मोहित यादव पर 24 जनवरी 2021 को दिन दहाड़े 11 बजे बहरोड अलवर सड़क मार्ग पर बड़ौद के बैरापुर की ढाणी के पास स्कॉर्पियो और ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिन्होंने मोहित यादव की गाड़ी पर लाठी डंडा और सरियों से ताबड़तोड़ हमला करते हुए उन्हें गाड़ी से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा था। इस मामले में पुलिस ने रविंद्र मेहरा को साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। भाई मैं आ रहा था, रास्ते में अपनी दुकान के लिए जा रहा था मैं, तो आते नाम का लड़का है, वो आते मेरे से बात करते ही 5 मिनट नहीं लगी, 2 सेकंड के अंदर 10-12 लड़के आ गए, लेकिन मेरे को बाइक से पटक लिया। कहा
कि मोहित यादव से तेरे को दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मोहित को इतने चुनाव में साथ नहीं दिया। मोहित भाई ने इतना कहा कि साले के हाथ पर तोड़ने है, बस ज़्यादा मारना नहीं है और अगली बार से कुछ करेगा साले को जान से मारना। कितने बजे की घटना है सर ये 9 से 9:30 के बीच की घटना है। किशनगढ़ बास के रूंद के गिदावड़ों में गोकशी के मामले के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी के तहत रामगढ़ थानाधिकारी सवाई सिंह ने गोविंदगढ़ मोड़ स्थित रोड के पास खुले में बिक रही चिकन मीट की अस्थायी दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को हटाने के आदेश दिए। भारी पुलिस जाब्ता के साथ पुलिस की कार्रवाई को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। थाना अधिकारी ने मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से रोड के पास से हटाने के आदेश दिए। वहीं दोबारा रोड पर दुकान लगाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद गोविंदगढ़ मोड़ पर हो रही अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई भी की गई। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि गोविंदगढ़ मोड़ स्थित अस्थायी दुकानों पर चिकन मीट खुले में बिक्री हो रही थी, जो कि गलत है। इनको पक्की दुकानों पर रोड से दूर होकर बेचना चाहिए। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ मोड़ पर अतिक्रमण हटाने के बाद सतीजा पेट्रोल पंप के पास जैसे ही पुलिस पहुंची तो होटल ढाबे के मालिक पुलिस को देखकर दुकानों को छोड़कर भाग गए, जिनका पुलिस ने पीछा करते हुए उन्हें खेतों में पकड़ा। अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण की कार्रवाई क्या है? अब जैसे सड़कों पर फुटपाथ पर अतिक्रमण लगा करके दुकानें लगाई जा रही है। इनको समझाइश की जा रही है भैया आप अपनी दुकान में सामान रखें जिससे आवागमन बाधित नहीं हो, आम जन को परेशानी नहीं हो। तो इनको इस बाबत समझाइश की रखी है। कुछ नॉन वेज की दुकानें हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है, समझाइश की गई है अपनी पक्की दुकान में रखें, पर्दा लगा के रखें, सड़क फुटपाथ पर नहीं रखें। तो हमारे कोई विशेष अभियान है या आप अपनी तरफ से? कोई विशेष अभियान नहीं है, अपनी तरफ से समझाइश की जा रही है। तो सर ये कहना ठीक होगा कि आपने ज्वाइन करते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं? एक्शन मोड क्या वो तो हमारा फर्ज बनता है, कई लोगों को समझाइश कर सबकी समस्याएं का निराकरण करें, आम जन को राहत मिले और बाधित नहीं हो। धौलपुर जिले में आरपीएफ पुलिस ने खड़ी ट्रेन से चोरी की कई बैटरियों को खुलासा करते हुए चोरी कर बेचने वाले 2 आरोपियों और 3 कबाड़ियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि गत 15-20 दिन पहले अज्ञात चोरों द्वारा मनिया स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से 49 बैटरी चोरी की गई थी। चोरी के संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरपीएफ थाना पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम दुबाटी रोड मनिया कबाड़े की दुकान पर पहुंची, जहां मनिया स्टेशन पर खड़े स्टेबल ट्रैंक से चोरी की कई बैटरियों को खरीदते 3 कबाड़ियों और बेचते 2 आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्त पंकज उर्फ पप्पू के साथ मिलकर 15-20 दिन पहले मनिया स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के कोचों से बैटरियां चुराई थी, जिनमें से एक बैटरी उनके साथी पंकज उर्फ पप्पू ने कहीं रखी थी, जिसका पता उसी को है। शेष बैटरियों में से 2 बैटरी बिना तोड़े और बाकी को तोड़कर अलग अलग कबाड़ियों को बेची है। पुलिस ने बैटरी चोरी करने के मामले में धौलपुर जिले के मनिया थाना अंतर्गत निवासी रघुवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल और धौलपुर की ही मेहतर बस्ती निवासी अर्जुन पुत्र महेश को गिरफ्तार किया है। वहीं बैटरियां खरीदने वाले धौलपुर जिले के मनिया थाना अंतर्गत निवासी रामदास पुत्र राजपाल, रामनिवास पुत्र बद्री प्रसाद और दिनेश पुत्र कैलाश कबाड़ी सहित धौलपुर के बरेठा निवासी राम तथा मनिया निवासी वांछित आरोपी पंकज उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय डबल सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इन्हें भरतपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल दिनांक 22/2/24 को जो है मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि मनिया में खड़े जो कोच हैं उसमें से चोरी की जा रही है, चोरी छुपे रात्रि में। तो मुखबिर खास की सूचना पे हमने 2 चोरों को और 3 कबाड़ियों को मौके से ही गिरफ्तार किया, माल बरामद किया है और एक को अभियुक्त को पंकज और पप्पू जो है उसको वांटेड किया है। खैरतल थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खैरतल थाना अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि 18 फरवरी को खैरतल में गुप्ता नर्सिंग होम के पास एक मृतक का शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस ने शव को मौके से उठाकर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया था, जहां मृतक की पहचान पटनिया मोहल्ला निवासी धर्मेंद्रपुर लखीराम जाटा के रूप में हुई थी। इसके बाद मृतक के भाई प्रदीप द्वारा रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर इसकी जाँच डीएसपी किशनगढ़ बास द्वारा प्रारंभ की गई। डीएसपी के नेतृत्व में एफएसएल टीम एमओबी टीम गठित कर सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। अलग अलग टीमों का गठन कर गोपाल दास कॉलोनी वार्ड नंबर 15 निवासी आरोपी दिनेश गोयल को जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खेरिया ने राजस्थान के राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को पत्र सौंपते हुए स्थानीय भाजपा नेताओं पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नाजायज रूप से परेशान करने और झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है।
विधायक ने बताया कि किशनगढ़ बास क्षेत्र के वैसिंगपुर और बागोड़ा क्षेत्र स्थित रूंद गिदावड़ा में पिछले दिनों गोकशी गो तस्करी का मामला सामने आया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन भाजपा नेता इस अवसर का लाभ लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाने में लगे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विधायक को आश्वस्त किया कि इस मामले में कोई निर्दोष नहीं फंसे, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, फिर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जाँच निष्पक्ष की जाए। इस दौरान विधायक के साथ दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। किशनगढ़ बास रूंद गिदावड़ा में बीफ मंडी लगने का मामला उजागर होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में उफान आ गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संदीप पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने तोप सर्किल पर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव और मुख्यमंत्री भजन लाल का पुतला फूंककर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक दीपचंद खेरिया पर आरोप लगाने के विरोध में कांग्रेसियों ने उनका पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोप सर्किल पर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव और मुख्यमंत्री भजन लाल का पुतला फूंककर विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा अर्तिका शुक्ला को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि किशनगढ़ बास के रसिंगपुर और बागोड़ा क्षेत्र स्थित रूंद गिदावड़ा में पिछले दिनों गोकशी और गो तस्करी का मामला सामने आया, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। सभी क्षेत्रवासी इस मामले में पूर्ण रूप से प्रशासन के साथ है, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा चुनावी टसल निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नाजायज रूप से फंसाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाए, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया नहीं जाए। क्षेत्र में आए दिन भाजपा नेताओं के दौरों से भय का माहौल व्याप्त है, इसलिए पुलिस और प्रशासन इसका संज्ञान लेकर स्थानीय व्यक्तियों की बैठक आयोजित कर भय के माहौल को खत्म कर आम आदमी को विश्वास में लेने का प्रयास करे। वहीं पूरे मामले की जांच SIT से करवाई जाए। जो ये मेवात के अंदर जो गो हत्या हुई है, जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, पूरी जनता के अंदर उसको लेकर के रोष है और उसके लिए आज पूर्व विधायक BJP की सरकार होते हुए ये गो हत्या हुई है, उसके विरोध में हमने भाजपा सरकार भजन लाल शर्मा और रामहित यादव का पुतला फूंका है। कलेक्टर साहब के पास हम जितने भी अतिक्रमण हैं, जो भी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हुए और जो भी वहाँ पर अतिक्रमण जो धुंध जिसमें इतना वहाँ पर अभी तक वहाँ पे भेदभाव किया गया है। जो दोषी है उनको अभी तक उनके बिजली कनेक्शन नहीं कटे, जो वहाँ पर गौशाला गौ हत्या का काम करते हैं उनके अभी तक कनेक्शन नहीं कटे, उनकी ज़मीन अभी तक उनमें कोई बुलडोजर नहीं चला है। तो हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को शैक्षणिक किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सरपंच अंजना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता PEO प्यारेलाल जाटव ने की। वहीं सेवानिवृत्त AEN मनोहर लाल सैनी, मांगीलाल वैद, भागचंद सैनी और केदार सैनी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। विद्यालय प्रधानाध्यापिका सपना शर्मा ने बताया कि बाल मेले में राजगढ़ ब्लॉक के 22 विद्यालय के लगभग 650 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान बालिकाओं ने गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सृजनात्मक कौशल, रोचक खेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्षा जल संग्रहण, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन से संबंधित लगभग 30 स्टॉलें लगाई, जिनका अतिथियों एवं छात्र छात्राओं द्वारा अवलोकन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंजना शर्मा और प्यारेलाल जाटव द्वारा सरस्वती माता के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने राजस्थानी देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन चरण सिंह द्वारा किया गया। मैं सपना शर्मा, प्रधानाध्यापिका KGBV राजपुर बड़ा। आज हमारे स्थानीय विद्यालय में शैक्षिक बाल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राजगढ़ ब्लॉक की 22 स्कूलों के 650 बच्चे उपस्थित हुए हैं और हमारे बच्चों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय से संबंधित स्टॉल तैयार किए हैं, जैसे कि गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सृजनात्मक है, विज्ञान है। और इन स्टॉलों का अवलोकन बाहर से आए विद्यार्थियों ने किया, उनके साथ में जो शिक्षक आए हैं उन्होंने किया और जो हमारे अतिथिगण आए हैं उन्होंने उन स्टॉलों का अवलोकन किया और बच्चों को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा हमारे मुख्य अतिथि हमारे सरपंच साहिबा अंजना शर्मा रही हैं और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जो PO सर हैं प्यारेलाल जी जाटव उनके द्वारा की गई है। और विशिष्ट अतिथि नौगांवा तहसील की रसगढ़ ग्राम पंचायत में संत श्री लाल दास उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय स्टाफ और अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बच्चों द्वारा अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों द्वारा सभी बालकों को सम्मानित किया गया।
वहीं प्रधानाचार्य ने विशिष्ट अतिथि रमेश गांधी, लीलाराम दरबार सिंह, ऋतुराज गुर्जर, पत्रकार हितेश भारद्वाज, छगन चेतीवाल, रामस्वरूप सहित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों में परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रमेश गांधी ने अपने संबोधन में कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्रों को निर्देशित किया कि वे अभी से 4-5 साल लगातार कड़ी मेहनत करें। 3-4 वर्षों की ही हुई मेहनत उनको आने वाले भविष्य में निश्चित ही कामयाबी दिलाएगी। वहीं लीलाराम ने बच्चों के अनुशासन के लिए गुरुजनों और परिजनों को धन्यवाद दिया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।